हेलो एंड वेलकम इन यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉर्न टेक टुडे फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उससे आप स्टार्ट होने वाला है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सब में ये क्या है, कॉमन आपका कॉन्सेप्ट होता है, सब में पूछा जाता है। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन होता है क्या है, साथ साथ एयर कंडीशनिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है वो समझेंगे। रेफ्रिजरेंट क्या होता है वो समझेंगे, साथ साथ इसकी यूनिट क्या है वो समझेंगे, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है वो समझेंगे। साथ साथ हम क्या करेंगे, जितने भी आपके एमसीक्यूज इन टॉपिक से बनते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे, कहाँ से कौन सा एमसीक्यूज बनता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं फिर टाइम को ध्यान में रखते हुए। चलिए सबसे पहले समझते हैं रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या करना होता है। ठीक है, फिलहाल हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे रेफ्रिजरेशन, लेकिन उससे पहले दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। देखो रेफ्रिजरेशन क्या है। रेफ्रिजरेशन अगर मैं नॉर्मल से डायग्राम बनाऊं तो आप ये बोलोगे कि ठीक है कि आप कार्नोट साइकिल बना लो और कार्नोट साइकिल को रिवर्स कर दो। ठीक है, कार्नोट साइकिल बना लिया। अब कार्नोट साइकिल क्या होता है, कैसे काम करता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में हमने समझा था अच्छी तरीके से। तो डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपको लिंक मिल जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा वहां जाके आप देख पाओगे। थर्मोडायनेमिक हो चुका है कंप्लीट, आईसी इंजन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फर्दर पढ़ने वाले हैं आपके आरएसी, रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग। ठीक है, ये आपका रिवर्स कार्नोट साइकिल मैंने बना दिया है यहाँ पे। ये T1 है आपका और ये T2, तो ये क्या हो जाएगा, ये Q2, ये क्या है, ये आपका Q1 वर्क इनपुट, WI लिख दिया मैंने, वर्क इनपुट। ठीक है, ये आपका रेफ्रिजरेशन है, RE लिख दिया है छोटा सा। चलो, होता क्या रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, इट इज द प्रोसेस टू मेंटेन लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द सराउंडिंग। सराउंडिंग का जितना भी टेम्परेचर है उसके कंपेयर में इस लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना। सपोज दैट यहाँ पे आपका कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर। इसका डिजायर टेम्परेचर क्या हो सकता है, हम डिसाइड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10 डिग्री हो सकता है, 4 हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब है रेफ्रिजरेशन क्या है, लोअर टेम्परेचर को मेंटेन रखना कंपेयर टू द सराउंडिंग, यही आपका है रेफ्रिजरेशन। और हम बात करें किसकी, एयर कंडीशनिंग की। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या होता है आपका डिफरेंस होते हैं। हमें क्या करना है, जो स्टार्ट करा है हमने वो आरएसी सब्जेक्ट ये आपका पूरा है। इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में क्या होता है वो समझ लो आप अच्छे तरीके से, ताकि एक बेस आपको बन जाए अच्छे तरीके से। स्टार्ट करेंगे अपना रेफ्रिजरेशन। एयर कंडीशनिंग में क्या होता है, इट इज साइमल्टेनियसली कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर वेलोसिटी, या फिर एयर क्वालिटी भी बोल सकते हो आप इसको, एयर वेलोसिटी। ओवरऑल का कहने का मतलब क्या है, एयर वेलोसिटी या फिर एयर क्वालिटी आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्योरिटी ऑफ एयर, ये सारी बातों को एक साथ साथ मेंटेन करना किसका काम है, एयर कंडीशनिंग का काम है। ठीक है, ह्यूमन कंफर्ट को ध्यान में रख के एयर कंडीशनिंग डिजाइन किया जाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, फिलहाल हम जो पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं, आप आरएसी के बारे में पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा टॉपिक आपका इसी का है वो एयर कंडीशनिंग, उसको पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अच्छे तरीके से समझते हैं क्या है रेफ्रिजरेशन। आपको मैंने बताया क्या होता है कि जो बात, देखो हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा जिसमें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए, और एक भी एमसीक्यूज बाहर नहीं आएगा इससे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा आईसी इंजन और थर्मोडायनेमिक जिन्होंने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। देखो जो रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या है, एक हमारे पास टेम्परेचर, इसको मेंटेन करना है हमें, किसके कंपेयर में, कंपेरेटिव एनालिसिस करना जरूरी है सराउंडिंग की, यानी कि एटमॉस्फेरिक कंपेरिजन में हमें इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना होता है। अब ये टेम्परेचर बात यहाँ पे आती है, मेंटेन कैसे रखा जाए, इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। एग्जाम्पल की आपके पास मटका है कोई, एक मटका है आपके पास एक, तो मटके में आपने पानी रख दिया है। अभी पानी का टेम्परेचर क्या है, बाहर के टेम्परेचर से कम है, तभी तो आपको ठंडा लग रहा है। अब ये हो क्या रहा है, इसका प्रोसेस पे ध्यान देंगे। तो कहने का मतलब है हमारे पास जो प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है वो कैसे कैसे करते हैं। नंबर पहला क्या होता है आपका, बाई मेल्टिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड को मेल्ट करके भी आप क्या है, कूलिंग रेफ्रिजरेशन प्राप्त कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए वो आइसक्रीम वाला जो कुल्फी बनाता है वो, ठीक है, वो आइसक्रीम वाला होते हैं ना, वो बर्फ का यूज करते हैं, आइस के पीसेस का यूज करते हैं एक अपना फर्दर आइसक्रीम तैयार करने के लिए। ठीक है, बाय मेल्टिंग ऑफ सॉलिड, ये हो गया फर्स्ट मेथड है आपका रेफ्रिजरेशन का। सेकंड मेथड क्या है आपका, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, बाय सब्लिमेशन 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 ऑफ सॉलिड, बाय सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड, ड्राई आइस का एग्जांपल जो है ड्राई आइस। ठीक है, नंबर थर्ड क्या होता है आपका, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट थर्ड वाला, ये क्यों बता रहा हूँ, यहाँ से एमसीक्यूज बनेगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है आपका यहाँ से। बाय इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड,
इसका एग्जाम्पल क्या है, मटके में पानी है, इसमें स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, पोरस होते हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। पोरस होने के बाद क्या है, मटके के अंदर पानी आपने रखा, ये पानी वाटर जो है ये बाहर आता है, यहाँ पे आने के बाद जो ब्लोइंग एयर है उससे ये इसकी जो आपका ये बोल सकते हैं हॉटनेस है, इसका टेम्परेचर है, हॉटनेस वो लेके क्या है उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है, और ये घड़ा क्या रहता है, ठंडा रहता है आपका। सेम नॉर्मल सा ह्यूमन बॉडी का जो एग्जाम्पल है वो समझ सकते हो आप, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड। इसी का यूज करते हैं हम किसमें, आरएससी में करते हैं, रेफ्रिजरेशन में बहुत ज्यादा इसका यूज करेंगे हम, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। जनरली क्या इससे एमसीक्यूज क्या बनता है, ये बनता है कि आपको ऑप्शन दे देंगे 4, वहां बोला जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेशन सिस्टम नहीं है। तो वहां पे आप देखोगे सैंड कन्वर्जन करके लिखा था, एक ऑप्शन ऐसे आया था, तो उसका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप तीनों को राइट लगा दो, जो एक फोर्थ वाला होगा वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि वो सिस्टम क्या होता है आपका, नहीं होता है रेफ्रिजरेशन के लिए। ये बात समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब देखो जो ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल होते हैं आपके, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम होते हैं, वहां पे क्या होता है, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड, क्या होता है वहां पे, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड होता है। अब जो इवोपरेशन ऑफ लिक्विड है, अब ऐसे लिक्विड को क्या बोला जाएगा जो इवोपरेट हो जाते हैं, ऐसे लिक्विड को हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। अब बात आती है रेफ्रिजरेंट क्या होता है, आइए थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। देखो रेफ्रिजरेशन का क्वालिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ये सब जो है, इसे हम किस किस बेस पे क्लासिफाई करेंगे, ये आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमें क्या पढ़ना, क्या रेफ्रिजरेंट होता क्या है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट क्या है वो देखते हैं जरा, क्योंकि हम आज इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, पूरा कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक अपना टॉपिक भी सीओपी वाला कंप्लीट कर लेंगे। रेफ्रिजरेंट क्या होता है आपका, इट इज ए सब्सटेंस विच आर यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग लोअर टेम्परेचर, दैट इज वाटर, एयर, NH3, R12, R134। तो ये नेमिंग कैसे करते हैं, इसी की बात मैं कह रहा था, नेक्स्ट वीडियो जो होगा आगे हम पढ़ेंगे रेफ्रिजरेंट का क्लासिफिकेशन, तो वहां पे समझेंगे कौन कौन सी क्वालिटीज इसकी होती हैं, क्या किस किस बेस पे हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, नामकरण कैसे करते हैं, कौन सा आपका क्लोरोफ्लोरो होता है, क्या होता है, वो सारी बातें डिस्कस कर लेंगे। अभी आप ये समझो जो रेफ्रिजरेशन होता है, रेफ्रिजरेंट होता है, रेफ्रिजरेंट क्या है, एक लिक्विड है, लिक्विड क्या होता है, क्लोज सर्किट में फ्लो करता रहता है, समझेंगे सर्किट के बारे में। अभी आप नॉर्मली ऐसे समझो, एक सर्किट में फ्लो होता रहता है, फ्लो होने के बाद क्या है वो इवोपरेट होता है, क्या होता है वो इवोपरेट होता है। कैसे इवोपरेट होगा, जो हॉटनेस है, कोई भी आपने ये सामान ले लिया, यहाँ पे रख दिया आपने, एक एप्पल रख दिया, एप्पल में क्या आपका गर्म है, तो ये आपका जो लिक्विड है ये इसकी गर्मी को लेके ये इवोपरेट हो जाएगा, ऐसा समझ लो आप। इसको बोलेंगे हम रेफ्रिजरेंट। वो रेफ्रिजरेंट वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। एक यहाँ से एमसीक्यूज बनता है आपका, 4-5 नाम दे देते हैं, बोलेंगे इनमें से कौन सा रेफ्रिजरेंट नहीं है, वो आपको लगाना है, जो भी होगा वहां पे सैंड वेंड करके होता है, सैंड सॉइल इस टाइप से होगा, तो आप उसको लगा देना रॉन्ग। ठीक, ये क्या एमसीक्यूज क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमेशा ध्यान दो एक चीज, एक बात नोट करके लिखने वाली बात क्या होती है, जब भी लोअर टेम्परेचर को कंटिन्यूसली मेंटेन करना होगा तो हमें एक साइकिल की जरूरत पड़ती है, इसे कहते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। ठीक, कंप्लीट एक कर्व होगा आपका। अब ऐसे ही होगा, अगर आपका सपोज दैट एग्जांपल के लिए लेते हैं, इवोपरेशन ऑफ लिक्विड होना है, तो लिक्विड का इवोपरेट होगा, तो बार बार क्या नया लिक्विड लाते रहोगे क्या, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है, क्लोज साइकिल में घूमता रहता है, वो कांटेक्ट में नहीं आता है जनरली, बाहर के कांटेक्ट में, डायरेक्ट आपके जो सामान रखते हो उसके कांटेक्ट में वो नहीं आता है। एक साइकिल के अंदर क्या होता है, वो टर्न करता रहता है, आपका घूमता रहता है उसी के अंदर। ये बात समझ में आ गया इतना। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब ये बात बोला जाए कि रेफ्रिजरेशन प्लांट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो जनरली आपको अच्छे से पता है, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एयर कंडीशनिंग में, फ्रीजिंग, फूड प्रोसेसिंग जहाँ पे होता है वहाँ पे, आइस मेकिंग जो है वो, केमिकल और रिलेटेड इंडस्ट्री जो होती है वहाँ पे इन सब का यूज किया जाता है। चलिए ये सब बातें वो तो फालतू की बातें हैं, उससे पेपर में कुछ क्वेश्चन नहीं आते। ठीक, अब देखो अब हम बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। क्या है ये, देखो वीडियो आप लास्ट तक देखोगे, पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, 5 मिनट में हो भी नहीं पाएगा चीज़ों को, टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा। बाकी जो दिक्कत हो, डाउट हो, या फिर कुछ तरीके से आपको सजेशन देना हो, तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हो, या फिर आज फेसबुक पेज पे भी जा सकते हो। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है वो देखते हैं। देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या चीज़ है, देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ हीट दैट इज द एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। जितना आपको, बार बार बोल रहा हूँ, एक डायग्राम इसलिए बनाता हूँ ताकि जब न्यूमेरिकल करोगे आप तो वो दिमाग में छपा रहता है हमेशा। न्यूमेरिकल क्या इसी से पूछे जाएंगे, कुछ बाहर बाहर नहीं आता इससे, ठीक है, आएगा भी नहीं बाहर। ये आपका लोअर टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब जिस टेम्परेचर पे आप इसको मेंटेन करोगे, जिस टेम्परेचर पे इसको आप मेंटेन करोगे, यही क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। कहने का मतलब है यहाँ से कितना हीट निकाला गया, यहाँ से कितना हीट निकाला गया, जितना हीट निकालोगे वही इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। कहने का मतलब क्या है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, दोबारा बोल रहा हूँ अच्छे तक सुनिएगा।
अमाउंट ऑफ हीट दैट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस इन ऑर्डर टू मेंटेन द लोअर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकाला जाता है उसी को बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बात समझ में आ गया? यहाँ पे क्या हो जाएगा Q2। ठीक है, Q2 निकाला गया, क्यों निकाला गया? T2 मेंटेन रखने के लिए आपने सेट कर रखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, अभी 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा। अगर आपने सपोज कोई यहाँ पे एप्पल रख दिया, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितने का है? 10 माइनस कर देंगे तो 15। ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो उतना हीट यहाँ से रिमूव कर लिया जाएगा। जब तक नहीं करेंगे तब तक ये साइकिल क्या है वो चलती रहेगी। ये बात समझ में आ गया इतना आपको? चलिए अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की। सीओपी क्या होता है? देखो सीओपी का मतलब क्या है, हाँ जितने भी आपके साइकिल होते हैं, अगर वो हीट इंजन की बात करें तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे इसी चीज़ को हम क्या बोलते थे? एफिशिएंसी बोलते हैं। यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस जो होता है आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम का, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए यहाँ पे बोला गया है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये क्या होता है? एक रेशियो होता है किसके किसके बीच में? अच्छी सी बात याद रखिएगा, इस बात को भूलना नहीं है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की, रेफ्रिजरेशन जनरली हम इसको आर ई एफ लिखेंगे, आर से लिखेंगे तो आप समझ जाओगे किसकी बात हो रही है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, होता क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट, अच्छे समझिएगा जरा, डिजायर्ड इफेक्ट टू द वर्क इनपुट, टू द वर्क इनपुट। ठीक, इसका मतलब क्या होता है? डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब क्या है? डिजायर्ड इफेक्ट का मतलब है जितना हमें जरूरत है। अगर हीट पंप की बात करेंगे तो Q1 हो जाएगा, और रेफ्रिजरेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q2। क्या हो जाएगा? Q2। वर्क इनपुट कितना है तो वर्क इनपुट जितना होगा वर्क इनपुट हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपका सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालने का। डिजायर्ड इफेक्ट हीट पंप की बात करेंगे तो Q1 हो जाएगा। अगर हीट पंप की बात करें, लिख देता हूँ यहाँ साइड में, इस बात को मैंने पहले ही बताया था, Q1 अपॉन W इनपुट हो जाएगा, और यहाँ पे बात करेंगे इसकी तो क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन W इनपुट। ये बात समझ में आ गया अच्छे तरीके से, क्योंकि जानना जरूरी है। अगर फाउंडेशन बेस तैयार हो जाएगा ना तभी मजा आएगा पढ़ने में, न्यूमेरिकल करने में आपको आगे भी। इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए अब आते हैं अपने जो यहाँ से एमसीक्यूज और बनेगा आपका, वो क्या बनता है? देखिए एक एमसीक्यू बताना भूल गया आपको, यहाँ पे देख लो जरा। जब बोला जाता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन केस ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लोअर टेम्परेचर, ये बात ध्यान रखना है आपको। अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से निकाली जा रही है, एमसीक्यू यहाँ से बनता है। ठीक है, पूछा गया था रेलवे के पेपर में, पूछा गया था आपका जेई के पेपर में, क्या पूछा गया था? जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो क्या होता है? वो होता है आपका लोअर टेम्परेचर जो मेंटेन करना है रेफ्रिजरेशन के केस में। रेफ्रिजरेशन के केस में क्या हो जाएगा आपका? डिजायर्ड इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। हीट पंप के केस में क्या हो जाएगा? Q1 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसी तरीके से पेपर में थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेता हूँ। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है एमसीक्यू देखते हैं, अभी समझते हैं। यूनिट ही डायरेक्ट पूछी जाएगी क्या होता है यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, समझेंगे क्या है इसका, और डेफिनेशन का समझेंगे दो तरीके से डेफिनेशन को, और भूल जाओ तो कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ, उसको भी इस याद रखना है। इसकी सारी यूनिट याद रखनी है, कौन कौन सी यूनिट है। अभी एक लाइन से लिख लेंगे हम इसे रिमेंबर के पॉइंट में डाल दोगे आप स्टार या फिर कोई भी सिंबल बना करके जो आपको अच्छा लगे। ठीक, देखो रेफ्रिजरेशन का यूनिट हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेफ्रिजरेशन इज द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसका यूनिट क्या होता है आपका? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टन होता है इसका, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। अब अच्छे समझिए जरा, इसे कैसे समझेंगे हम, टन का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिमूव फ्रॉम द 1 टन ऑफ water at 0 degree centigrade in water in order to convert into ice at 0 degree centigrade in 24 hours। एक आपका वाटर है, ये वाटर है, इसका टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर को जितना अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा आपका? 1 टन वाटर लिया था हमने, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे कन्वर्ट करना है हमें क्या? आइस में 24 आवर में। जितना अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से रिमूव होगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, देखिए दोनों तरीके से आप बोल सकते हो। आइस मेल्ट होगा, आइस मेल्ट हो रहा है वाटर में, कितने में? 1 टन होना चाहिए। 1 टन आइस को लिया आपने, उसे मेल्ट करा 24 आवर्स में, उसमें जितना हीट निकलेगा वो, या फिर वाटर लिया आपने, उसको आइस बना रहे हो 24 आवर्स में, 1 टन वाटर है आपका, उसको जितना हीट आपके रिक्वायरमेंट होगा वही क्या होता है? यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। ये बात समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम हम क्या मानते हैं कि जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो कैसे निकालते कैसे हैं इसे? जो लेटेंट हीट, इसी बात को याद रखना, ये कहीं कहीं पूछ लेता है तो किस्मत खराब होता है। लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होता है, वो होता है आपका 336 किलो जूल पर केजी। ठीक, अब बोला गया है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब क्या हो गया, तो हो गया कि अगर आपने लिया है 336, इसको आपने क्या कर दिया 24 आवर्स में, 24 आवर्स में मेल्ट हो रहा है ये। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हो जाएगा आपका ये 40,000 किलो जूल पर आवर्स। एक बात तो ये हो गया, एक यूनिट यहाँ पे आपको कहीं कहीं दिया रहता है ये वाला। सेकेंड क्या होगा, आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछा जाता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसे क्या बोलते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। 1 टन ऑफ टीआर से लिखते हैं। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है आपका 3.5 किलो जूल पर सेकेंड। सारे न्यूमेरिकल में सब में यही आपका यूज ज़्यादातर होता है। ठीक है, इसके बाद इसे क्या बोलते हैं, यानी 3.5 किलो वॉट बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो 210 किलो जूल पर मिनट। मिनट में, आवर्स में, किलोवाट में, किलो जूल पर सेकंड में। ये सारी यूनिट आपको टिप पे होनी चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल करोगे वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। अभी करके देखेंगे न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से, समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट को और बढ़िया। चलो अब देखते हैं, थोड़ा सा और आगे समझते हैं। अब देखो, अगर हम बात करें एक साइकिल होना चाहिए, तो साइकिल होगा, साइकिल कैसी साइकिल होगी, पहले हम बात करने वाले हैं आइडियल रेफ्रिजरेशन, आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल की। जो आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल होगी आपकी, वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, अगर हम उसके सीओपी की बात करें, सीओपी की बात करें तो आप बोलोगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और क्या होगा वहां पे वर्क इनपुट। ठीक, ये होगा। ये वैलिड है, किसके लिए वैलिड है ये रिवर्सिबल के लिए, रिवर्सिबल के लिए, साथ साथ क्या है आपका इरिवर्सिबल के लिए, दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, कहने का मतलब है अगर हम सीओपी की बात करें मैक्सिमम, अगर ये रिवर्सिबल है आपका, रिवर्सिबल है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम सीओपी किसके, रेफ्रिजरेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका टी लोअर डिवाइड बाय द टी हायर माइनस टी लोअर। ये बात आपको दिमाग में रखना है हमेशा कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछा जाए, फॉर्मूला आपको सेम लगाना है। टेम्परेचर हमेशा किस में होगा, केल्विन में, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है, नहीं तो काम कर दोगे गड़बड़। ये बात समझ में आ गया इतना। ठीक, अब समझते हैं जरा सिग्निफिकेंस क्या है सीओपी का। जो सीओपी है आपका, वहां से क्या समझ में क्या आता है, क्या सीखने को मिलता है हमें, क्या है सीओपी का मतलब क्या होता है। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, ये रिप्रेजेंट करता है रनिंग कॉस्ट। क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, यहां से एमसीक्यूज पूछा गया था कि सीओपी इज इंप्लाइज टू, वहां पे ऑप्शन में था रनिंग कॉस्ट और दुनियादारी और भी थी उसमें, वो हमें नहीं ध्यान देना है। सीओपी हम रिलेट कर सकते हैं किससे, रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम। इस बात को नोट करोगे आप, रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम कैसे करेंगे वो समझते हैं जरा। रनिंग कॉस्ट ऑफ सिस्टम कहने का मतलब क्या है, अगर आपका सीओपी ज्यादा होगा, सीओपी ज्यादा होगा, देखो जरा समझो अच्छे तरीके से। यहाँ से सीओपी का मतलब है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन। सीओपी ज्यादा होगा, वर्क डन क्या लगेगा मिनिमम। आप यानी फ्रिज को, फ्रिज का एग्जांपल है, फ्रिज को काम करना पड़ेगा कम। काम कम करने का मतलब क्या, कंप्रेसर कम चलेगा, कंप्रेसर कम चलेगा तो जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कम आएगा, इससे आपकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है जितना वर्क डन कम होगा, यानी कि सीओपी हमारा क्या होना चाहिए मैक्सिमम, और सीओपी की वैल्यू हमेशा क्या होता है आपका ग्रेटर देन किसके होता है 1 की। ठीक, 1 से ज़्यादा होगा, एक बात हमेशा दिमाग में रखना चाहिए आपको। इसका मतलब क्या हुआ कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही है आपकी, सीओपी पे। सीओपी जितना मैक्सिमम होगा उतना सिस्टम के लिए अच्छा होगा। सीओपी मैक्सिमम होने से क्या फायदा होगा, वर्क डन क्या होगा, कम होगा। हाँ सब देख पा रहे हो अच्छे तरीके से, वर्क डन कम होगा, सीओपी आपका अच्छा है तो। ठीक, रनिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टम किस पे डिपेंड करता है, सीओपी पे। ये बात को ध्यान रखना है हमेशा। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा एक फॉर्मूले को देख लेते हैं, उसके बाद अपना एक न्यूमेरिकल करते हैं अच्छे तरीके से। चलो अब देखते हैं जरा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, इसका क्या मतलब है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना कैपेसिटी आप रेफ्रिजरेट कर सकते हो, तो जितना मास है उसका वो, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जितना है वो। कहने का मतलब है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, एम डॉट इंटू आर ई, यूनिट क्या है किलो जूल पर सेकेंड। ये बात क्लियर है, इस बात को ध्यान, यूनिट बहुत जरूरी है, ध्यान देना, नहीं तो क्वेश्चन कर दोगे काम खराब। पावर इनपुट, पावर इनपुट का मतलब क्या है, वर्क इनपुट जो हुआ है वो कितने मास में वर्क इनपुट किया है आपने। ठीक, कहने का मतलब है पावर इनपुट ऐसे लिखेंगे इसे हम, अगर m इंटू डब्ल्यू इनपुट, इसकी यूनिट क्या है आपका किलो जूल पर सेकेंड। ठीक, ये बात समझ में आ गया। और सीओपी आपको सारे को फॉर्मूले ना एक जगह नोट कर लिया करो। ये आपका होता है ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय द पावर इनपुट। मास मास कैंसिल हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगा वहीं पे। इस बात को भी आपको नोट रखना है, कहीं कहीं पे ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक,
यहाँ से एक आपका एमसीक्यूज में अगर ये फॉर्मूला पूछे तो बता सकते हो, वैसे ये पूछा नहीं गया था, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ आपको। चलिए न्यूमेरिकल करके देखते हैं इसमें अच्छे तरीके से। न्यूमेरिकल क्या पूछा गया था आपसे? न्यूमेरिकल पूछा गया है, वो लास्ट तक देखने से कुछ ना कुछ आपको खास मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। और एक बात और बता दूं आपको, जितने भी एमसीक्यूज आएंगे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक भी बाहर से नहीं आएगा, सारे क्या है पढ़ा हुआ होगा आपका। नहीं तो आप जाके देख सकते हो, आपका थर्मोडायनामिक की वीडियो बनी हुई है उस पर, उसके एमसीक्यूज भी करवाए मैंने कई सारे, फिर करवाता रहूँगा धीरे धीरे। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी बीच में, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। अब सही है बिल्कुल, वही सभी लैपटॉप वैसा ही है फिलहाल। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कार्नोट रेफ्रिजरेशन रिक्वायर 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसके क्वेश्चन का लैंग्वेज बड़ा बढ़िया है, क्वेश्चन का लैंग्वेज जरा बड़ा अच्छा है। आप वीडियो को रोक दो और जरा सॉल्व करने की कोशिश करो इससे, तो मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है। ठीक, अ कार्नोट रेफ्रिजरेशन रिक्वायर 1.5 किलोवाट पर टन। रिक्वायर्स मतलब कि वर्क इनपुट है, वर्क इनपुट का मतलब है पावर। क्या है ये? पावर आपका दिया हुआ है। ठीक है, हम लिख लेता हूं मैं भी यहाँ पे, पावर इनपुट दिया है 1.5 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। कैपेसिटी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? यही बात है, बस समझ पाए तो काम हो गया, नहीं तो फिर घूमते रह जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दिया, 1 TR दिया हुआ है। टू मेंटेन द रीजन ऑफ -30 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस डेटा का हमें यूज करना नहीं है। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होगा आपको पता है अच्छे तरीके से। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है? जितना भी आपका दिया हुआ है, क्या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी टू द पावर इनपुट। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है कितनी? क्या आप सॉल्व कर पाए? तो इस टाइप बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस और भी हैं, क्वेश्चन मैं अभी और दूंगा आपको, तो आप करके दिखाना फिर मुझे। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी 1 दिया है और यहाँ पावर इनपुट कितनी है उसकी 1.5। ठीक, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद क्या है 0 आ जाएगा यहाँ से उसके बाद 5 2 3 2/3 मीन्स क्या हो जाएगा 0 3 3 4 जा 22। कितना ये 1.5 किलोवाट है ना, ये 1.5 किलोवाट दिया हुआ है ये। और साथ में इनपुट कितना दिया हुआ है इसका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, डिवाइड करते हैं, इसे डिवाइड करने पे कितना आएगा फिर? यहाँ पे मिस्टेक हुई, ये क्वेश्चन जो है ना यहाँ पे ये 1.5 नहीं, ये 3.5 है। कितना है ये 3.5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड ही तो करना है। 3.5 तो भी ऑप्शन नहीं आएगा ना, आपका मैच नहीं करेगा, कोई बात नहीं, 3.5 कर देते हैं यहाँ पे। 3.5 डिवाइड बाई 1.5 हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा इससे। 15 2 जा 2.33, ऑप्शन कौन सा? वो बी से हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। यहाँ पे 3.5 है। ठीक है, ये थोड़ा कर लीजिए करेक्शन, तभी आपका आंसर नहीं मैच करेगा, फिर आपको ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कभी। क्या हो जाएगा ये 2.33। अब बोलो यूनिट, भैया सीओपी की कोई यूनिट नहीं होती है, ध्यान देना आप। ये क्या है आपका सीओपी, कॉफिशिएंट, जितने भी कॉफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी है, इसकी यूनिट नहीं होती है, परसेंटेज या फिर इनमें नंबर से होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन का बेहतरीन क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन आपके लिए एसडब्ल्यू का क्वेश्चन है, जितना भी आपका आंसर आएगा उसको आप कमेंट करके बताना मुझे कितना आपका आंसर्स आ रहे हैं इसके। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, क्वेश्चन रिवीजन करते रहिए, एग्जाम आने वाले हैं सारे एक के साथ एक, रिवाइज जितना करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड वी रिवॉन्ट टेक, थैंक यू।